बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी रावलपिंडी से MM न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, जून का महीना है और वफाकी हुकूमत जो है वो इस वक्त बजट 2020-2021 का सालाना बजट पेश करने जा रही है। मेरे साथ इस वक्त रावलपिंडी की मशहूर व मरूफ समाजी और सियासी शख्सियत जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, वो बैठे हुए हैं। रावलपिंडी डिवीज़न के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात राजा नज़ीर एडवोकेट साहब। आज हम बात करेंगे इनके साथ आने वाले बजट पर कि मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये बजट किस तरह का होना चाहिए और साबिक अदवार में जो बजट थे क्या वो ठीक थे, और इसके बाद जो है क्या ये मिनी बजट भी एक्सपेक्ट करेंगे कि इसके बाद भी जो मिनी बजट है वो भी दिए जाएंगे। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को। बाकायदा तौर पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं राजा नज़ीर एडवोकेट साहब से, जो कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी हैं रावलपिंडी डिवीज़न के इत्तलात के। सर बताइएगा, आने वाला बजट जो है उसको किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बड़ा साबिका सालों से एक मुख्तलिफ जो हालात हैं मुल्क के वो हैं। जी हाशमी साहब, शुक्रिया, आप इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे यहाँ पे आए और मौका दिया कि हम आने वाले जो बजट पे कमेंट कर सकें। तो बेसिकली बजट जो है, बजट होता क्या है? बजट जो है वो ले आउट होता है बेसिकली एनुअल आपका इनकम का और एक्सपेंडिचर्स का। तो इस वक्त जो बजट हमारा कमिंग बजट है वो आने वाला है, और इससे पहले PTI की गवर्नमेंट एक बजट दे चुकी है। तो माजी को देख के, क्योंकि वो उनकी बिगनिंग थी और जो PTI का मैनिफेस्टो था और उनका मंशूर था, उनका मोटो था, वो उनके पहले बजट में रिफ़्लेक्ट हुआ। और फिर आपने देखा कि उसके बाद जो कौम ने इकनॉमिक क्राइसिस फेस किए वो भी आपके सामने है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, बजट एक बैलेंस बजट ये होता है कि आपके एक्सपेंडिचर्स और आपका एनुअल इनकम जो रेवेन्यू है या टैक्सेस की कलेक्शन है वो अगर इक्वल हो जाए तो ये आइडियल बजट होता है। लेकिन अगर आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाएं और आपके एनुअल जो रेवेन्यू है और आपका एनुअल जो आपके दिगर जो इनकम है टैक्सेस वगैरह से वो अगर आपका कम हो जाए तो ये इसको कहते हैं बजट के अंदर खसारा आ गया है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो मैं समझता हूँ कि शदीद खसारे के अंदर इस वक्त सूरत हाल है। और अभी जो कमिंग बजट है उसमें आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि उसमें कितनी इकनॉमिकली कितनी गंभीर सूरत हाल है कि 233 बिलियन रुपीज़ का टारगेट है कि हम कर्ज़ लेंगे, और उस कर्ज़ से जो अपने एक्सपेंडिचर्स और अपनी ज़रूरियात हैं वो हमने मैनेज करनी है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि क्या क्राइसिस आने वाले हैं हमारे। तो मैं समझता हूँ कि अब देखें कि लास्ट टाइम जब नून लीग की गवर्नमेंट का लास्ट जो बजट था उस वक्त हमारा जो ग्रोथ रेट था वो था 5.8, जबकि PTI के पहले ईयर का जो फिज़िकल ईयर था उसका जो GDP था वो 3.3 था। और अभी जो इस वक्त जो GDP इसमें टारगेट कर रहे हैं ये जो वो 2.3 है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हम स्टेप बाय स्टेप बेहतरी के बजाय वर्ष सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट को तो पता है, लेकिन शायद वो कौम के सामने उस तरीके से उन जो इकनॉमिक जो मुश्किलात हैं उनको वो सामने नहीं रख रहे। मैं समझता हूँ कि ये बेहतर होगा कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड लें, पूरी कौम, और बताया जाए कि क्या क्राइसिस हैं, बजाय इसके कि अल्फाज का गोरख धंधा करके लोगों के साथ झूठ बोला जाए और उन्हें बताया जाए कि क्या सूरत हाल है। तो इस वक्त जो आने वाला बजट है मैं समझता हूँ कि कोई इतना अच्छा बजट नहीं है, और उसमें समझता हूँ कि आवाम के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन जो है वो पड़ने वाला है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो तर्जमान हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि आने वाला जो बजट है उस पर हम कोई भी इजाफी टैक्स नहीं लगा रहे। क्या आप समझते हैं कि ये बात में कितनी हकीकत है और बग़ैर टैक्सेस के ये निज़ाम चल पाएगा? देखें हाशमी साहब, ये पॉसिबल नहीं है
कि टैक्सेस ऑलरेडी जो टैक्सेस है उनका टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट था लास्ट ईयर का वो पूरा नहीं हुआ। अब मज़ीद टैक्स, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल गंभीर सूरत हाल में उनकी जो अनएक्सपीरियंस होने की जो एक सूरत हाल है पीटीआई की और उनकी टीम की, कि जिसका हम सुनते थे कि इनके पास बहुत ज़बरदस्त टीम है जो हेडेड बाय इमरान खान और असद उमर है, उसका तो बड़ा चर्चा हमने सुना था। लेकिन फर्स्ट ईयर में भी देखा और इस वक्त भी जो सूरत हाल है कि जो अभी प्लानिंग हो रही है उसमें मुख्तलिफ टैक्सेस इन फील्ड हैं और टैक्स लगा के ही वो मीट कर सकेंगे। और अगर टैक्स नहीं लगेंगे तो इससे ज़्यादा गंभीर ये सूरत हाल है कि अगर 233 बिलियन के अगर आप लोन लेंगे तो वो भी तो कौम के ऊपर बर्डन है कि अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट अभी अगर उस लोन की वजह से आप टैक्स नहीं लगाएंगे तो अल्टीमेटली तो कौम के ऊपर बोझ पड़ गया, वो कौम ने पे तो करना है। और इस दफ़ा इनका इस गवर्नमेंट का जिसका मोटो ये था कि हम कर्ज़ नहीं लेंगे, ये इमरान खान साहब का बड़ा क्लियर मैनिफेस्टो था और जगह जगह उन्होंने हर जलसे में ये बात की कि हम किसी से लोन नहीं लेंगे, मैं आऊँगा तो मैं मुल्क के अंदर जो चीज़ें हैं वहाँ से मीट करेंगे, हम अपनी चीज़ें प्रोडक्ट्स से, अपनी जीडीपी से, अपने इनकम से, अपने टैक्सेस से हम जो है वो करेंगे, इनकम इतना ही इकट्ठा कर लेंगे कि हमें किसी अदारे या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो कर्ज़ लेने की ज़रूरत नहीं। तो आज ये डिसाइड कर चुके हैं कि हमने आज तक इतना बड़ा जो कर्ज़ है वो कभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं लिया जो इस वक्त गवर्नमेंट कर्ज़ लेने जा रही है, और उस कर्ज़ से इस जो बजट को है मैनेज किया जा रहा है। तो मुझे ये बताएं कि वो कौम को जो कर्ज़ लेके अपना बजट मैनेज करे वो किस बात पे खुशियाँ मनाए, वो किस चीज़ को हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चीज़ है। उसमें हर चीज़ नेगेटिव है क्योंकि बेसिक जो है वो कर्ज़ की बुनियाद पे वो हमारा जो बजट है वो बेस करता है। राज साहब, अच्छा, एफबीआर ने हमेशा ये कहा है, चूँकि मैं एफबीआर की बीट करता रहा हूँ और आजकल भी मैं एफबीआर करता हूँ, एफबीआर में हमेशा जो हैं वो मेंबर लैंड इन रेवेन्यू वाले, उनका यही हमेशा से रहे हैं खदशात, वो कभी भी अपने अहदाफ पूरे नहीं कर पाए। टैक्स कलेक्शन का जो एक हदफ मुकर्रर किया जाता है उस हद को कभी भी नहीं छुआ, और उसके बावजूद जो है वो हुकूमत कहती है कि हमारे पास बेहतरीन टीम है जो मईशत को अच्छे तरीके से चला रही है या आगे आने वाले दिनों में अच्छे तरीके से चलाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आने वाला जो बजट है उसमें इस टीम की कारकर्दगी, और पिछले जो साल में भी इन्हीं की टीम थी तो उस वक़्त भी टैक्स के अहदाफ पूरी नहीं हुए, तो इस सूरत हाल में हम कहाँ पे फाल कर रहे हैं? हाशमी साहब, अनफॉर्चुनेटली कहते तो पीटीआई की गवर्नमेंट है कि हमारी टीम है और बहुत सक्सेसफुल टीम है, लेकिन प्रैक्टिकली जो टीम हैंडल कर रही है हमारे इकनॉमिक्स को, हमारी इकॉनमी को, हमारे बजट को और इस तरह की चीज़ों को, वो इंटरनेशनल अदारों के एजेंट्स बैठे हुए हैं जो सारा मैनेज करते हैं। मुझे ये बताएं कि असद उमर के हाथ में क्या है, इमरान खान के हाथ में क्या है? इस वक्त उनके लोग हैं जो हर चीज़ पे, आप देखें कि हम कहते हैं ना कि फ़लाँ फील्ड में बड़ी महंगाई हो गई है। आप यकीन करें कि जब से हम इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास मकरूज़ हुए हैं तब से लेके हर कमिंग डे जो है हमारा वो वर्ष से वर्ष होता जा रहा है। और जिस साइड पे देखते हैं कि थोड़ी सी आवाम को रिलैक्सेशन मिल रही है वो रिकमेंड करते हैं कि इस पे टैक्सेशन करके इसमें रेट्स बढ़ाए जाएं, इस पे टैक्स लगाया जाए और वो टैक्स जनरेट करके हमें इंश्योर किया जाए कि हमारे लोन की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो पूरी की जाएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि पहली बात कि पीटीआई की गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ कि हमारे पास जो इकनॉमिक टीम है मजबूत है, इनकी कोई इकनॉमिक टीम नहीं है। ये कंप्लीट फेलियर है मैं समझता हूँ पीटीआई गवर्नमेंट का, उनके मंशूर का, उनके मैनिफेस्टो का जो वो लेके आए थे। इस वक्त टोटल जो हैंडलिंग हो रही है हमारे इकनॉमिक को, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के वो एजेंट्स हैं जो उनके लिए काम करते हैं। वो उनके पास अगर कंपैरिजन आए कि उन्होंने रिलीफ आवाम को देना है या उन अदारों को देना, तो उन्होंने आवाम को ये डेफिनेटली उन्होंने कुछ नहीं देना। वो टैक्सेशन लगाएंगे, वो इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि किस तरीके से जो लोन लिया गया है उसकी रिटर्न को किस तरीके से इंश्योर किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात गलत है कि इनके पास कोई टीम है, इनके पास गलत है कि इनकी टीम कुछ कर सकती है, इनके बस में ही नहीं है। राज साहब, आपको याद होगा कि चंद माह पहले, जैसा कि पिछले नवंबर और सितंबर में चले जाएं तो टैक्स कलेक्शन की मद में जो छोटी गाड़ियां थी 800 सीसी से लेके 1000 सीसी की गाड़ियां,
उनके ऊपर ज़बरदस्ती ये मालकान पे इम्पोज किया गया था कि वो लाइफ टाइम टोकन करवाएं, जबकि एक गाड़ी के ऊपर 36,000 रुपये जो है वो टैक्स अदा करने के बाद वो उसको लाइफ टाइम टोकन जो है वो लगा कर दिए गए थे। तो उस वक़्त लोग जो है वो बड़ा इसमें तंग हुए। कई लोगों के पास यकमुश्त पैसे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत ने उनसे वो वसूल किए, सिर्फ इसलिए कि ये अपने अहदाफ पूरे कर लें। और बहुत सारे ऐसे टैक्सेस लगा दिए गए कि जो साबका दौर में बिल्कुल भी नहीं थे, सिर्फ अपना एक हदफ पूरा करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी राय साहब हमने देखा कि वो हदफ पूरा नहीं हुआ। तो आप कैसा देख रहे हैं कि ये जो बजट है या ये अहदाफ है, इसको पूरा किए बगैर, इसको अचीव किए बगैर ये कैसे चल सकेंगे आगे? हाँ आशमी साहब, सबसे पहली बात है कि जब तक हम मकरूज़ हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि कोई अच्छी इकनॉमिक पॉलिसी आ सकती है। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि इसके लिए इमरान खान हो या कोई भी कौमी लीडर हो, सबसे पहले तो ये जो लॉन्स हैं, जब तक इससे हम गेट रेड नहीं करेंगे, हम कभी भी इकनॉमिकली खुशहाल नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात कि टैक्स कलेक्शन और चोरी, और ये इसको अगर देखें तो मैं इसमें 2-3 ऐसी एग्जांपल्स दूंगा कि आप आम बंदे के समझ में आ जाएगी। कि आप देखें कि रेवेन्यू में अगर आएँ, हम रोज़ाना सेल एंड परचेज़ रजिस्ट्रार्स के पास होती हैं। मिसाल के तौर पे एक घर 5 करोड़ का बिकता है तो उसकी जो ऑफिशियल वैल्यू है सिर्फ वो लगाई जाती है। उसके ऊपर जो मलबा है 2-3 लाख उसके शो करके, वो प्रैक्टिकली वो टैक्स चोरी है। अब देखें कि अगर उसकी असल वैल्यू को देखा जाए तो आप देखें कि अगर 5 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है तो उस पर टैक्सेशन अगर प्रॉपरली की जाए तो अच्छा भला रिटर्न सिर्फ एक ट्रांजैक्शन से आता है। तो आप इससे समझें कि टैक्स, लेकिन ये सारी मैं समझता हूँ कि टैक्स चोरी को अगर हम इम्प्रूव भी कर लेंगे तो जब तक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हमारे ऊपर बैठे हुए हैं जिनसे हमने लोन लिया हुआ है, तो इस टैक्स कलेक्शन का, इस टैक्स चोरी की इम्प्रूवमेंट का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वो अपनी इंस्टॉलमेंट, वो उन्होंने एक ऐसा जाल बना हुआ है कि हम उनके जाल से निकल ही नहीं सकते जब तक कि हम उनको खैराबाद ना कहें, जब तक कि उनके जितने भी लोन्स हैं हम वापस ना कर लें। इसके लिए मैं समझता हूँ कि नेशनल काज और नेशनली एक ऐसी मूव की ज़रूरत है कि पूरी कौम अपना तन मन धन लगा के, मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के लोन से निकल आए। और जब ये लोन से निकल आएंगे, मैं कहता हूँ पहले सारे के भी बजट हुए हमारे, तो अल्टीमेटली 1 बाय 1 हम मीट करते करते हम उस मंजिल पे पहुँच जाएंगे कि हम इकनॉमिक खुशहाली की तरफ आ जाएंगे। वरना अदरवाइज़ कि अब देखें, अब हम जो लोन ले रहे हैं अपने कर्ज़ वापस करने के लिए ले रहे हैं कि उधर से कर्ज़ ले के हम अपना सूद, लोन भी नहीं बल्कि लोन के ऊपर जो सूद है वो वापस नहीं हो रहा हमसे। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हम किस तरीके से अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। बाकी डोनेशंस, बाकी जो इमदाद है बाकी ममालिक की, वो तो कुछ भी नहीं है। अब बेसिकली हम इन लोन्स के ऊपर जो है, इवन कि अपने जो कंपलसरी सर्विस के अदारे हैं उनकी पेज पूरी करते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि बहुत गंभीर सूरत हाल है। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कि इस गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। इस एक फिजिकल ईयर में जो अभी गुजरा है, 1 मिलियन जो पीपल हैं वो बेरोज़गार हुए हैं, यानी 10 लाख। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितनी गंभीर सूरत हाल है। और आगे जो कमिंग, इनके अपने स्टेटिक्स हैं, जो इनके अपने मिनिस्ट्रीज़ के जो अदाद शुमार हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगले जो कमिंग ईयर है उसमें बेरोज़गारी और बढ़ेगी। इसी तरह जीडीपी का भी वो एस्टिमेटेड इनके अपने अदारों के, ये जितने मैंने अदाद शुमार बताए ये सरकारी अदाद शुमार हैं, इनके मिनिस्ट्री के अदाद शुमार हैं। ये कोई ऐसे अदारे के नहीं है कि कोई इनसे किसी की मुखासमत है। ये असल में ये हमारी इकनॉमिक और फिज़िकल जो इस वक्त सिचुएशन है ये है। तो इसको मीट करने के लिए मैं समझता हूँ एक तो क्राइसिस हमारे पॉलिटिकल क्राइसिस हैं। खान साहब एक अजीब जंग में पड़ गए कि उनका ख्याल है कि इकनॉमिक पॉलिटिकली जब तक हम अपने ओपोनेंट को रगड़ा नहीं लगाएंगे शायद हमें बेनिफिट नहीं हो। मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान के अंदर पॉलिटिकल विजन है तो वो पॉलिटिक्स, ये ज़ाती जो ज़ाती पसंद नापसंद, ये करप्शन का नारा, इससे बढ़ के जो नेशन के जो असल क्राइसिस हैं, जो हमारे इकनॉमिक क्राइसिस हैं, जो बाकी डिफ़िकल्टीज़ हैं कौम को, उसमें सब मिल बैठ के बैठें, उसमें पॉलिसी बने, उसमें सबको ऑन बोर्ड लें। इस वक्त मोस्टली अदारे भी आपको पता है कि गवर्नमेंट के साथ हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा लें। तो मैं समझता हूँ कि इसमें इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट ने लेना है।
अपोजिशन ने हर मौके पे, अपोजिशन की जितनी भी जमातें, उन्होंने बार बार ऑफ़र किया कि हम बैठ के आपसे बात करना चाहते हैं। तो इसी तरह इकनॉमिक क्राइसिस जो है वो तो बुनियाद है हर चीज़ की। मुझे बताएं कि कौन सी पॉलिसी है जो इकॉनमी के बगैर की बेहतरी के बगैर हम उसको सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि मिल बैठना पड़ेगा। इसमें नेशनल काज के तहत मैं कहता हूँ कि पूरी कौम को मिल के जब तक ये नहीं होगा, मीट नहीं कर सकेंगे। ये जो बजट होगा ये जस्ट अदादो शुमार का गोरख धंधा होगा, जिसमें बहुत सारी बातें कंसील की जाएंगी, बहुत सारी बातें बढ़ा चढ़ा के बताई जाएंगी। लेकिन असल पोजीशन मैंने जिस तरह पहले कहा कि जो कौम कर्ज़ लेके अपना बजट बनाती है, वो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि मैं या आप एक दूसरे से अगर हम पैसे ले के हम कहें कि हम इस तरीके से अपना जो साल गुजारेंगे, तो उस साल गुजारने की इकनॉमिक हैसियत क्या है ये सबको पता है, ये दुनिया जानती है। और एक और बात हाशमी साहब, मैं समझता हूँ कि एक तो ये इकनॉमिक काज के तहत पूरी कौम को मिल बैठ के एक विजन के साथ, एक मोटो के साथ चलने की ज़रूरत है। और दूसरी एक और बात कि मैं ये समझता हूँ कि देखें, जब तक हमारे मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती नहीं होगी, बाहर से कोई भी कौम इतनी पागल नहीं है कि हमारे पास आके इन्वेस्टमेंट करे। जब उनको पता है कि यहाँ की अपोजिशन लीडर भी महफूज नहीं है, यहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप महफूज नहीं है, यहाँ पे जुडिशरी पे प्रेशर है, यहाँ के मीडिया के जो डॉन हैं वो अंडर अरेस्ट हैं, तो वो पागल हैं कि यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। उन्हें पता है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती नहीं है, यहाँ पे फ्रंट में कोई है, बैक पे कोई है। तो ये सारी सूरत हाल देखें कि दुनिया को हम धोखा नहीं दे सकते। जब तक हमारे मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती नहीं होगी, डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी और जुडिशरी मजबूत नहीं होगी। देखें, बाहर से आने वाली कोई भी कंपनी, कोई भी इन्वेस्टर, उसको ये यकीन नहीं होगा कि यहाँ की अदालतें इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि अगर उनके साथ कोई इकनॉमिक नाइंसाफ़ी आती है तो वो उनको इंसाफ देंगी। तो उस वक्त तक हमारी खुशहाली, हमारी बेहतरी पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि बाकी चीज़ों के साथ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और फिर एक और चीज़ कि आज मीडिया का दौर है, मीडिया को जिस तरीके से क्रश किया जा रहा है, मीडिया वर्कर्स का जिस तरह इस्तेसाल किया जा रहा है, क्या दुनिया आंखें बंद करके बैठी है, उन्हें पता नहीं है। देखें, सबसे पहली आवाज़ जो उठती है वो मीडिया के अंदर आज उठती है, और मीडिया जो है वो कौम की आंखें होती हैं। तो मीडिया के अगर आंखें बंद कर देंगे तो फिर कैसे नज़र आएगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती ज़रूरी है, कंटिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट्स। देखें ना, जब तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं आएगा कि एक गवर्नमेंट का टेन्योर पूरा हुआ है तो अगली गवर्नमेंट आएगी, तो ये इंश्योर होना चाहिए कि जो नेशनल पॉलिसी है उनको लेके अगली गवर्नमेंट चलेगी। और फिर जुडिशरी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि किसी भी किस्म के क्राइसिस की सूरत में वो इंसाफ कर सके। फिर मीडिया इतना आज़ाद हो कि कोई ऐसा इशू आ जाए उसको वो आज़ादाना तौर पे रिपोर्ट कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये पैरामीटर्स जब तक पूरे नहीं होंगे, ये बेसिक्स जब तक हम पूरे नहीं कर सकेंगे, उस वक्त तक हमारी इकनॉमिक जो है वो खुशहाली पॉसिबल नहीं है। नाज़रीन, यकीनन बड़ी खसूसी गुफ्तगू जो है वो एडवोकेट राजा नज़ीर साहब के साथ हमने की। बजट के ऊपर जो है बड़ी तफसीली जो है वो बात की, बड़ा ब्रीफली जो है वो अपने नाजरीन को हमने ये तमाम गुफ्तगू बराह रास्त सुनवाई। बिल्कुल जो इस वक्त डिप्टी सेक्रेटरी इतलात रावलपिंडी डिवीज़न है राजा नज़ीर एडवोकेट, इनका ये कहना है कि जब तक हमारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IMF है इन लोगों से जान नहीं छूटती, तब तक कभी भी अच्छा बजट नहीं आ सकता। हम अब तक जो है वो कर्ज़ों पर ही चल रहे हैं और कर्ज़े ले के ही अभी तक मुल्क को चला रहे हैं, और जो कर्ज़े नए ले रहे हैं वो सूद की मद में दे रहे हैं। हमारा सूद ही अभी तक अदा नहीं हुआ, असल ज़र तो अभी देना बाकी है। नाज़रीन, ये वो तमाम गुफ्तगू थी आज जो बजट के हवाले से हमने राजा नज़ीर एडवोकेट साहब से की। इसी के साथ रावलपिंडी से सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह आपका निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।